हमारे पास आज जो सोर्स है वो पहली नज़र में एक हॉरर स्टोरी लगती है। एक परिवार, एक पुराना घर और कुछ बहुत ही डरावनी घटनाएं। लेकिन जब आप इसकी परतों को खोलते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल सामने आता है कि इस कहानी का असली राक्षस कौन है। हाँ, कोई भटकती हुई आत्मा या फिर वो लोग जिन्होंने उस आत्मा को जन्म दिया। बिल्कुल, और यही सवाल इस कहानी को खास बनाता है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखी गई है। सही। ये एक आईना है, समाज की उस सोच को दिखाता है जिससे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। हॉरर यहाँ सिर्फ एक माध्यम है उस गहरी और असुविधाजनक सच्चाई को सामने लाने का। एकदम। तो चलिए इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मोमिता नाम की एक महिला से, जो शादी के 12 साल बाद अपने मायके वर्धमान लौट रही है। वो बहुत खुश है, लेकिन हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसका परिवार नहीं चाहता कि वो घर आए। और यहीं से कहानी का वो जो मनोवैज्ञानिक तनाव है वो शुरू होता है। आमतौर पर तो 12 साल बाद बेटी घर आती है तो जश्न होता है। बिल्कुल, यहाँ मामला पूरा उल्टा है। और परिवार का उसे रोकना किसी नाराजगी की वजह से नहीं है, बल्कि डर की वजह से है। सही कहा। जब मोमिता स्टेशन पहुंचती है, उसके पिता और भाई उसे लेने आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक घबराहट है। हाँ। और उसका भाई तो सीधे सीधे कह देता है, हाँ, वो लाइन, मना तो हमने भी तुम्हें किया था कि यहाँ पर मत आना, मगर तुम तो आई ना। और बस इस एक लाइन से मोमिता की सारी खुशी हवा हो जाती है, खत्म। ये लाइन बहुत जरूरी है। इसमें धमकी नहीं है, बल्कि एक तरह की बेबसी है, डर है। वो उसे बचाना चाहते हैं। हाँ, वो जानते हैं कि घर में कुछ ऐसा है जो मोमिता के लिए खतरनाक हो सकता है, और वो उसे बता भी नहीं पा रहे। और ये रहस्य घर पहुंचने पर और भी गहरा हो जाता है। माँ पारंपरिक तरीके से स्वागत तो करती है, नजर उतारती है, लेकिन उनकी आंखों में भी वही डर साफ दिखता है। हाँ, मोमिता को ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने ही घर में एक अनचाही मेहमान है। लेकिन मामला सिर्फ अजीब बर्ताव तक नहीं रहता। नहीं, यहीं पर कहानी अलौकिक दुनिया में अपना पहला कदम रखती है। सोर्स में एक बहुत दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, फोरशैडोइंग। अच्छा। मोमिता पोट्रीन में एक सपना आता है जिसमें एक गुड़िया रो रही होती है। उस वक्त तो ये एक मामूली सपना लगता है। हाँ, लेकिन बाद में जब वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसे शीशे में वही रोती हुई डॉल दिखती है। बिल्कुल। और कुछ ही पलों में डॉल गायब हो जाती है और शीशे पर भाप से लिखा होता है, बुआ आ गई तुम। और यहीं पर पहली बार मोमिता को लगता है कि मामला सिर्फ घर की अनबन का नहीं है, कुछ और ही गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां असल दुनिया और अलौकिक दुनिया की दीवार टूट जाती है। ये ताकत मोमिता के आने का इंतजार कर रही थी। वो उसे पहचानती है। हाँ, उसे बुआ कहकर बुला रही है। इसका मतलब है कि वो ताकत परिवार का ही कोई हिस्सा है। इस घटना के बाद तो मोमिता का सब्र टूट जाता है। वो अपने परिवार से सच जानने की जिद करती है। और तब उसकी भाभी, जो अब तक खामोश थी, हाँ, वो उस भयानक रात से पर्दा उठाती है जो उस घर पर साए की तरह मंडरा रहा था। भाभी बताती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब वो 3 महीने की गर्भवती थी। और यहाँ से कहानी उस सामाजिक बुराई पर चोट करती है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। परिवार को पता चलता है कि भाभी के पेट में लड़की है और वे एक और लड़की नहीं चाहते थे। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। सोर्स में बताया गया है कि मोमिता का परिवार पढ़ा लिखा है, मॉडर्न दिखता है। बिल्कुल। लेकिन अंदर से उनकी सोच इतनी पिछड़ी हुई है। तो एक तरफ तो मोमिता को इतना पढ़ाया लिखाया, वो मॉडर्न है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही बहू के साथ ऐसा घिनौना काम। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी का असली हॉरर है। सही बात है। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि उस पाखंड की कहानी है जो हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी दकियानूसी सोच पनप रही होती है जो जिंदगियां तबाह कर देती है। तो भाभी बताती हैं कि उसका पति और सास उसे रात में शमशान ले गए। हाँ। और वजह? वो अपनी आजन्मी बेटी से छुटकारा पाना चाहते थे, एक अघोरी के पास ले गए। और यहाँ अघोरी शब्द का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। अघोरी वो तांत्रिक होते हैं जो अक्सर शमशान में साधना करते हैं, जिनकी शक्तियां समाज के नियमों से परे मानी जाती हैं। बिल्कुल। तो परियार का उनके पास जाना ही दिखाता है कि वे अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे, सारी नैतिक सीमाएं लांघकर। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, उनके इस काम को सही ठहराने की दलील थी। हाँ, वे कहते हैं कि वे बच्ची को मार नहीं रहे बल्कि उसे वापस भेज रहे हैं ताकि वो लड़का बनकर वापस आ सके।
ये अपराध बोध से बचने का एक क्लासिक तरीका है। मतलब वो अपने गुनाह को एक धार्मिक प्रक्रिया का नाम दे रहे थे। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े अत्याचार तभी होते हैं जब इंसान अपने गुनाहों को जायज ठहराने के लिए नई परिभाषाएं गढ़ लेता है। वो हत्या को मुक्ति का नाम दे रहे थे। सही। उस अघोरी ने भाभी को कोई जड़ी बूटी का रस पिलाया और जब उसे होश आया तो वो अपनी बेटी को खो चुकी थी। और परिवार ने सोचा कि मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई। हाँ, वो अजन्मी बच्ची की आत्मा घर में लौट आई और उसका बदला बहुत ही प्रतीकात्मक और व्यक्तिगत था। वो हर उस इंसान को निशाना बना रहे थे जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। और ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने उसे दर्द दिया था। हाँ, जैसे कि भाई जो गाड़ी चलाकर अपनी पत्नी को शमशान लेके गया था, उसे कानों में भयानक चीखें सुनाई देने लगी और उन्हीं चीखों की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ। इसका अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए।